जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि भारत में होने वाली सारी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें गणित पूछा जाता है तो उसके लिए यह प्रैक्टिस सेशन सफिशियंट होगा। और अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एलपी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो रामबाण साबित होगा। तो चलिए इस पहले प्रश्न के साथ अपने इस प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। यह है हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट और उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आएगा। लेकिन कब पसंद आएगा? जब आप भी इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखेंगे। एक दो प्रश्न समझ में ना आए, लेकिन इस 20 प्रश्नों की श्रृंखला में से आपको 18 से 19 प्रश्न तो समझ में आएगा ही आएगा, बल्कि मेरा विश्वास है आपको 20 में 20 समझ में आएगा। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न है हमारा ये, यदि 1.5 a बराबर 0.04 b हो तो b माइनस a बटे b प्लस a किसके बराबर होगा? इस सवाल को लगाना है। देखिए, हम सवालों को जब अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यहां पर लगाने का जो तरीका है उसके अलावा परीक्षा में कैसे अटेम्प्ट करेंगे उसके बारे में भी हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे। देखिए, यहाँ a है, यहाँ b है। ठीक, a का गुणा किसी अंक में हो रहा है, b का गुणा किसी अंक में हो रहा है। तो अगर हम a और b का रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा? जो a और b का अगर हम रेशियो निकालेंगे क्या होगा? a के साथ जो गुणा कर रहा है वो b जिसके साथ गुणा कर रहा था उसमें भाग देगा। मतलब 0.04 बटे, ये देखिए दशमलव लगा है, 1.5। देखिए, a जिसके साथ गुणा कर रहा था, a जिसके साथ, और b जिसके साथ गुणा करता है उसमें भाग देने लगा। मतलब ये इधर गुणा कर रहा है, उधर जाएगा भाग देगा। और यहाँ ये गुणा, मतलब b इसमें गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग देगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें इसमें रख, सिंपली से हमको a और b की वैल्यू उसी में रख देना है। किसमें? b माइनस a बटे b प्लस a। इसका मतलब जहां b है वहां अगर हम 1.5 रख रहे हैं तो a का मान 0.04 रखेंगे। बताइए यहां तक कि आपको समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे लगाते हैं। b का मान कितना? 1.5 माइनस 0.04 बटे 1.5 प्लस 0.04। बस इसी को हमें लगा लेना है। अच्छा देखिए, एक बार पहले हम घटा लेते हैं। घटाएंगे कितना बचेगा? देखिए यहाँ हम जीरो ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद का जो जीरो रहता है, दशमलव के बाद का जो जीरो रहता है, अगर उसके बाद कोई अंक नहीं है तो उसका कोई मान नहीं होता। तो कोई बात नहीं, तो हम ऐसे अपने आप से एक जीरो रख लिए। अब हमें घटाएंगे कितना मिलेगा? एक दशमलव कितना? 1.46 बटे 1.54। जब आप जोड़ेंगे इसको तो इस तरीके से जुड़ जाएगा। अगर हम अप्रोक्सीमेशन लगाए तो यहाँ पर हमें देखिए लगभग समान है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत छोटा या बहुत बड़ा है। और एक चीज, दो चीज को हम ध्यान देंगे। एक तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है मान में, और दूसरा चीज ये है जो हर है वो बड़ा है अंश से, तो हर बड़ा होना चाहिए अंश से। देखिए हर बड़ा है अंश से, ये हो सकता है, ये देखिए नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और यहाँ देखिए, और इन चाहे ये होगा चाहे ये होगा। अब यहाँ पर लगभग है तो देखिए 2 और 75 में तो बहुत अंतर है, तो 73 और 77 यही होगा। अगर हम इसको सॉल्व ना करते है ना तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमारा भैया कैसे? देखिए 2 से काट दीजिए। देखिए दो अंक पे दशमलव है ना, तो दशमलव हटा देते हैं क्योंकि दोनों अंक पे दशमलव है। अच्छा कैसे हटेगा वो भी समझ लीजिए। हम 100 से ऊपर गुणा करेंगे, 100 से नीचे गुणा करेंगे तो हमारा दशमलव हट जाएगा। 146 ऊपर है, कितना हुआ? 146 बटे 154। 2 से काटेंगे कितना बढ़ जाएगा? 77। 2 से काटेंगे कितना बढ़ जाएगा? 73। देखिए वही उत्तर है ना। लेकिन अगर हम इसको बिना काटे लगाते तो उस तरीके से हम अप्रोक्सीमेशन से लगा सकते थे इस प्रश्न को। पहला प्रश्न कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट में, और समझ में आ रहा है कि नहीं आप बताते चलिएगा। इसके पहले भी लेक्चर नहीं देखा तो उसको भी देखते चलिएगा। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? देखिए इसमें कुछ ऐसे प्रश्न भी ऐड किए गए हैं जो आपने शायद पढ़ा नहीं होगा कभी, क्योंकि जैसे जो सिलेबस है आपका, सिलेबस के रिगार्डिंग आपने पढ़ा होगा, लेकिन कुछ ऐसे नंबर सिस्टम के ऐसे प्रश्न बनते हैं जो परीक्षा में पूछ ले जाते हैं, तो हमने उस प्रश्न को भी ऐड करने का प्रयास किया है। बताइए 120 से 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है तो बहुत ही आसान, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि मैंने इस सवाल को लगाएंगे कैसे। अच्छा 120 से 300 पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग हमें याद करना है। अब बताइए 120 के तुरंत बाद का कोई हमें स्क्वायर बताइए कौन सा है? वो है 121। किसका स्क्वायर है? 11 का। किसका स्क्वायर है? 11 का। 300 से कम बताइए कौन सा स्क्वायर है? 289। किसका स्क्वायर है? 17 का। इसका मतलब 11 से और 17 के स्क्वायर जितने हैं, 11 के बाद 12 का स्क्वायर किसके बीच में आएगा? इसी में आएगा 12 का। 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर। ये है वो संख्याएं जो 120 और 300 के बीच में आएंगी। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्या होंगी जो इसके बीच में आएंगे। ठीक है, इस सवाल, ऐसे सवाल अगर आपसे पूछे परीक्षा में तो इस तरीके से आपको उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? पूछ क्या रहा है कि 120 से 300 के बीच में कितनी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग कैसे होगा? पूर्ण वर्ग बताइए।
120 के बाद का जो है और 300 से पहले वो उसी बीच में हमको होना चाहिए। 120 के तुरंत बाद कौन है 121। अच्छा अगर हम 18 का स्क्वायर करेंगे 18 का तो कौन कितना हो जाएगा 324। 324 तो ये तो ज्यादा हो गया 300 से, तो 18 तो हम ले नहीं सकते। 17 का स्क्वायर 300 से कम है इसलिए हमने 17 तक इसको लिया। ठीक। अच्छा देखिए 13 का स्क्वायर 169 इसी के बीच में आ रहा है। 14 का स्क्वायर 256 इसी के बीच में रहा। अरे 14 का स्क्वायर कितना 196। 14 का स्क्वायर कितना 196। 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर 289। तो ये इसके बीच में यही तो आ रहा है। तो इसी तरीके से इनके सवाल को, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसको समझिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो तो उसके विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशत। अच्छा कह रहा है कि अगर हम लाभ जब निकाल रहे हैं तो हम कहे पहले क्रय मूल्य पर निकालते थे। हमेशा हमेशा जो लाभ परसेंट होता है या हानि परसेंट हमेशा किस पर निकलता है, लाभ परसेंट पर, मतलब क्रय मूल्य पर निकलता है। लेकिन अब यहाँ कह रहा है कि क्रय मूल्य पर मत निकालिए, विक्रय मूल्य पर देखिए कि वो कितना परसेंट लाभ पा रहा है या कितना परसेंट हानि। तो कैसे निकाल लगाएंगे सवाल को, पहले प्रश्न पढ़िए। किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ का मतलब क्या, 20% का लाभ का मतलब एक का लाभ 1/5। जैसे इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये क्या होगा पी होगा और ये क्या होगा सीपी होगा। यहां से एसपी का मान कितना बताओ 6 हो जाएगा। हमें अब किस पर लाभ निकालना है, विक्रय मूल्य पर। तो हमें यह पता होना चाहिए कि विक्रय मूल्य कितना है और लाभ कितना है। तो कैसे निकालेंगे, 20% का फ्रैक्शन करेंगे 1/5 आएगा। 5 क्या है सीपी है मतलब क्रय मूल्य है। 1 क्या है प्रॉफिट है लाभ है। तो वहां से अगर हम विक्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, विक्रय मूल्य 6 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कैसे होगा, लाभ कितना है 1 का, विक्रय मूल्य कितना है 6 गुणे 100 कर दीजिए, कितना आएगा 1/6 का। ये वैल्यू हमने आपको रटा रखा है, आपको कई बार लगाया है। ये कितना होगा 16 से 2/3%। बताइए देखते ही सवाल को लगा सकते थे कैसे, 20% का फ्रैक्शन 1/5 तो एसपी कितना आएगा 6, 1/6 का मान 16 से 2/3%। इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है परीक्षा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और वीडियो आप पूरा देखिएगा, ऐसा नहीं कि 2-3 प्रश्न देखे खत्म, नहीं वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि 20 ही प्रश्न तो है भाई। ऐसा तो नहीं है कि 50 प्रश्न है या 100 प्रश्न है अब उब जाएंगे। 20 प्रश्न आपको परीक्षा में 25 प्रश्न कम से कम रहेगा, कम से कम 25 प्रश्न। एसएससी में 25 प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस में 30 से 35 या 37 प्रश्न हो सकता है। तो इस तरीके से 20 प्रश्न में आप उब जाएंगे तो कैसे काम बनेगा। पूरा प्रश्न देखिएगा जितने प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को पढ़िए। यदि किसी अंकित मूल्य पर 30% के एक बट्टे तथा 20% और 10% के दो क्रमवार बट्टे प्राप्त किए जाते हैं तो क्रय विक्रय मूल्यों का अंतर 72 रुपए है, तो अंकित मूल्य क्या होगा ये हमको बताइए। अच्छा जो छूट है किस पर दिया जाता है बताइए, छूट किस पर दिया जाता है, क्रय मूल्य पर दिया जाता है, विक्रय मूल्य पर दिया जाता है या अंकित मूल्य पर दिया जाता है बताइए। जो छूट होता है किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। अच्छा देखिए जैसे कोई एक वस्तु है, इस पर लिखा है 150 रुपया, तो जो लिखा है ये क्या है मार्क प्राइस। इसकी लागत जो आई, लागत मान लीजिए 120 का है तो ये क्या हुआ कॉस्ट प्राइस। अगर आपने इसको 135 में बेचा तो ये क्या हुआ विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक, और ये जो लागत मूल्य है यही क्या होता है कॉस्ट प्राइस। ऐसा समझ में, तो इस तरीके से होता है। अच्छा आप छूट देंगे तो एमपी पर ही तो देंगे, मार्क जो लिखा होगा उसी पर तो ही तो छूट देंगे। ठीक है। अच्छा क्रमवार छूट क्या होता है, क्रमवार छूट मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट। क्रमवार छूट का मतलब क्या, सक्सेसिव डिस्काउंट। 20 और 10 का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होगा 20 प्लस 10 माइनस का 20 गुणे 10/100 कितना होगा 20, 10 30 में से 2 घटाएंगे कितना 28, 20 में से 2 गए 28। ठीक 28 20% का छूट दिया गया, 28% का छूट दिया गया। तो अंतर कितना आया, कितना लिखा ये 72 रुपए का अंतर है। तो बताओ 2% का वैल्यू कितना आया, यहाँ से 2% का वैल्यू 72। तो हमको क्या याद करना है 100%। अच्छा 100% किसके बराबर होगा, 100% किसके बराबर होगा, हम क्योंकि यहाँ पर छूट निकाल रहे हैं तो 100% किसके बराबर होगा बताइए। 100% होगा अंकित मूल्य के बराबर। तो इसमें 50 से गुणा कर दिया, इसमें 50 से गुणा करेंगे कितना आएगा 36 360। ठीक। अच्छा 50 से हमने गुणा कैसे किया, ऊपर में हमने 2 से गुणा करके नीचे 2 से भाग कर दिया। तो हमारा जैसे देखिए लगाने का तरीका देखिए 72 गुणे 5, 50 हमको यही करना था, हमने 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ये कितना हो गया 100। यहाँ से 2 से 36 हो गया, हमने ऐसे क्या किया 360 और एक जीरो बढ़ा दिया, बस 3600 हो गया। इस तरीके से आपको गुणा करना है। अगर आपको 50 से गुणा करना रहे या 20 से गुणा करना रहे, 20 से गुणा करना है तो आसान है। मतलब इसी तरीके से मैक्सिमम प्रयास करना है कि आपको कैलकुलेशन कम करनी है। ठीक। अच्छा 100% के वैल्यू कितना 3600, हमको यही याद करना था, अंकित मूल्य याद करना था 3600। बताइए प्रश्न समझ में आया कि नहीं, जो कह रहा है उस चीज को आपको समझना जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या कह रहा है कि यदि बिजली के बिल का भुगतान निर्धारित तिथि से पहले किया जाए तो बिल की राशि पर 4% की छूट मिलती है।
निर्धारित तिथि से पहले भुगतान करने वाले व्यक्ति को 13 रुपए की छूट प्राप्त हुई, उसके बिल की राशि बताओ। अच्छा ये बताओ कैसे लगेगा। कह रहा है अगर आप बिल पे कर रहे हैं और जो आपका तिथि है उससे पहले अगर पे कर दिए तो आपको 4% का डिस्काउंट मिलेगा। मान लीजिए हम हैं और आप हैं, दोनों लोग गए बिजली बिल मतलब बिजली का बिल जमा करना है, आपने पहले जमा कर दिया तो आपको 13 रुपए का प्रॉफिट हो, 13 रुपए का प्रॉफिट हो। मैंने बाद में जमा किया तो मुझे वो डिस्काउंट नहीं मिला। तो इसका मतलब कह रहा है कि आपको टोटल कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, 4% का। और ये 4% किसके बराबर है, 13 रुपए के। बताइए आया समझ में कि नहीं। चलिए समझ में आया। कह के रहा है कि उसके बिल की राशि, अब बताओ कितने परसेंट, मतलब आपने कितने परसेंट जमा किया, 100% जमा किया, 100% आपने जमा किया। तो यहाँ अगर हम 25 से गुणा कर देंगे और यहाँ भी 25 से गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अच्छा अगर 25 से गुणा करना है तो इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं। कैसे, देखिए गुड़े 4 करके बटे 4 कर दें। लेकिन यहाँ देखिए 13 4 से कट नहीं रहा तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा एक दो ट्रिक बता देता हूँ जैसे गुणा करने में आपको आसानी हो जाए। या तो 10 क्या करेंगे आप, 10 प्लस 3 में 25 का गुणा कर देंगे। अगर हम 4 से ये कट रहा होता तो हम 4 से गुणा करके 4 से भाग कर देते, लेकिन ये नहीं कर रहा है तो हम क्या से गुणा करेंगे, 10 प्लस 3 में तोड़ करके 25 से गुणा करेंगे। और 25 दही हम 250, 25 3 75, 250 325, इस तरीके से आसानी से गुणा हो जाएगा। हमारा उत्तर कौन सा होगा, तीसरा। बताइए आसान प्रश्न था कि नहीं। आप चाहे तो ऐसे गुणा कर ले, 25 या 75 के 5 हासिल 7, 25 से करने 25 7 32। बताइए इस तरीके से भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर परीक्षा में आसानी से गुणा करेंगे तो आपके लिए ही लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक, चलिए उम्मीद है आपको आवाज सुनाई पड़ रहा होगा आराम से। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 10%, 20% तथा 30% का क्रमवार बट्टे किस एक मात्र बट्टे के समतुल्य है। मतलब 10%, 20% और 30% का जो समतुल्य बट्टा है या सक्सेसिव डिस्काउंट है वो किस एक डिस्काउंट के बराबर होगा। मतलब इसका सक्सेसिव डिस्काउंट हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा सक्सेसिव डिस्काउंट, इसके पहले ही बताया। 2 से हमको मतलब 3 है, 2 को लगाना आसान है, 3 को भी लगाना आसान है। कैसे लगाएंगे, पहले 10 और 20 को सॉल्व कर लेते हैं। 10 और 20 का सक्सेसिव कितना होगा, 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणे 20। बताइए यहां तक तो आपको समझ में आया होगा, बटे 100 यही है सक्सेसिव डिस्काउंट का। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 20 10 30 28 आएगा। ठीक, अब 28 और 30 का निकाल देंगे जिससे हमें सबका निकल जाएगा। तो 28 प्लस 30 माइनस 28 गुणे 30 बटा कितना 100। बस यही आपको लगाना था। इससे इसको काट देते हैं और 28 और 30 जोड़ेंगे कितना आएगा 58 माइनस 8 3 24 के 4 हासिल 2 3 6 7 8 84। ठीक, 8.4। तो इसको घटा दीजिए कितना आएगा, 8.4 घटाएंगे ये आएगा 49.6। बस घटाना तो आता ही होगा, तो 49.6 यहाँ से कौन सही है, ये सही है, दूसरा ऑप्शन। बताइए समझ में आया। हमको सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है, 2 का निकालना जानते हैं तो 3 का भी निकाल सकते हैं। क्यों, अगर हम इन दोनों का निकाल ले तो जो हमारा डिस्काउंट बचा वो कितना आया, हमारा इन दोनों का डिस्काउंट आया 28%। फिर हम इसको 10 और 20 को 10 20 ना मान करके हम 28 और 30 मान करके इस सवाल को लगा सकते हैं, जिससे हमारा उत्तर 20 सही होगा। बताइए आ रहा है समझ में, तो वीडियो पर कमेंट करते चलिए। प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि फिर उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपए हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना रुपए था। बताओ, कह रहा है कोई 100% पहले था, कोई 100% पहले था, फिर इस पर एक बार 10% का डिस्काउंट मतलब 10% का छूट 10% क्या वो वृद्धि की गई। 100 रुपए था, 100 रुपए था, फिर उसको 10% रुपए और मिला, फिर जो मिला उस पर 20% और मिला। 10% की वृद्धि के उपरांत उसको 20% की वृद्धि और हुई। अच्छा आप चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं कि 10% का जो 100 रुपए का जो 10% बढ़ा कितना हो गया 110। अब इस पर हमें 20% बढ़ा तो 11 का 20% कितना 22 रुपया, तो 22 बढ़ा गया और कितना हो जाएगा 132। देखो कैसे हमने लगाया, 100 था इस पर 10 बढ़ा मतलब कितना हो गया 110 बटा 100। तो यहाँ से कितना हो गया 110, फिर इस पर 20 बढ़ा मतलब 120 बटा 100। अब कितना हो गया, इन दोनों से दोनों काट दिए, 11 दूनी 22 के 2 हासिल 2, 11 का 11 2 13। ठीक, तो 132 हो गया। बस अब क्या कह रहा है कि यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपए हो, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 मतलब 132 किसके बराबर है 33 रुपए के बराबर है। तो पूछ रहा है प्रारंभिक मूल्य मतलब 100% की वैल्यू कितनी थी। बताओ 132 की वैल्यू है 33, तो 100% की वैल्यू कितना निकालिए, 33 गुणे 100 बटे 132। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, तो 3 से तो कट रहा है तो 11 3 33, 3 चौक 12 3 चौक 12, 11 चौक 44, 4 से काटेंगे कितना परसेंट 25%, मतलब 25 रुपया। ठीक, इस तरीके से इसका उत्तर कौन होगा, चौथा सही होगा। बताइए आया समझ में। इसको एक तरीके से और लगा सकते थे, कैसे, 10 और 20 का
सक्सेसिव मतलब इंक्रीज मान लेते हैं। 10-20 का सक्सेसिव इंक्रीज कैसे निकलता, देखिए 10 + 20 + 10 × 20/100, 10 20 30 और 2 32। मतलब अगर पहले 32% का इंक्रीज होगा, मतलब अगर पहले 100 था तो अब कितना हो गया 132। 132 की वैल्यू हमें दी गई थी कितना 132 की वैल्यू 33, तो यहाँ से 100 की वैल्यू हम इसे निकाल सकते थे। या तो आप इस तरीके से लगाइए या वो दूसरा तरीका समझ लीजिए। बताइए वो तरीका समझ में आया कि नहीं, और ये भी तरीका समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपकी परीक्षा में आप जिस भी एग्जाम की तैयारी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसे प्रश्न, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है वेन डायग्राम संबंधित। देखिए वेन डायग्राम से संबंधित भी प्रश्न इसमें ऐड किया गया है। बताइए इस सवाल को कैसे लगाएंगे। निर्देश दिया हुआ क्या कि यहाँ दिया गया पाई चार्ट, जो पाई चार्ट है किसी विशिष्ट वर्ग में एक विद्यालय प्रशासन द्वारा विभिन्न खेलों पर व्यय की गई धनराशि को प्रदर्शित करता है। मतलब ये जो जैसे 45% फुटबॉल पर खर्च किया गया, जैसे अगर पूरा कितना है 360%, जितना उस विद्यालय ने खेल पर खर्च किया है, वो कितना खेल खर्च किया है, एक तो 100% और एक कितना अगर डिग्री में ज्ञात करें तो 360 डिग्री पूरा खर्च किया है। और 360 डिग्री में से 45 डिग्री फुटबॉल पर, 100 डिग्री हॉकी पर, टेनिस पर 35 डिग्री और 20 पर बास्केटबॉल, 160 डिग्री क्रिकेट पर खर्च किया है उसने रुपया। तो इस तरीके से आपको प्रश्न मतलब बताना है। जो वेन डायग्राम का पहला प्रश्न क्या है, यदि फुटबॉल पर 9,000 रुपए व्यय किए गए तो हॉकी पर फुटबॉल से कितनी अधिक, देखिए अधिक धनराशि व्यय की गई, बताओ। इस प्रश्न का हमें उत्तर बताना है। कैसे लगाएंगे इसको, देखिएगा। अरे फुटबॉल पर 9,000 रुपए व्यय किया, अच्छा फिर हम डिग्री से ही तुलना करें, क्योंकि हमें फुटबॉल से फिर हॉकी पर आना है, तो हम डिग्री में ही इस सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं। कैसे लगाएंगे, फुटबॉल पर कितना डिग्री 45 डिग्री, फुटबॉल पर 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री किसके बराबर है 9,000 के, क्योंकि यहां से देख रहे हैं कि 45 डिग्री फुटबॉल पर खर्च किया हुआ है, लेकिन वास्तव में रुपया कितना 9,000 रुपया खर्च हुआ है। ठीक, अब ये कह रहा है कि हॉकी पर फुटबॉल से कितनी अधिक धनराशि, कितनी अधिक धनराशि बताओ। हॉकी पर कितना 100 डिग्री, फुटबॉल पर 45 डिग्री, तो बताओ कितना अधिक हुआ 55 डिग्री, कितना अधिक 55 डिग्री। इसका मतलब 45 का वैल्यू दिया है 9,000, तो हमें 55 का वैल्यू ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, 45 दूना 90, 200 आया, तो 55 दूना 110, बताओ मतलब 11,000 रुपया। 11,000 रुपया किस पर, इस तरीके से जो हमारा प्रश्न उत्तर होगा कौन सही होगा, पहला ही उत्तर सही हो जाएगा। बताइए प्रश्न समझ में आया कि नहीं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि यदि फुटबॉल पर 9,000 रुपए व्यय किए गए तो क्रिकेट पर कितनी राशि व्यय की गई। अब बताओ फुटबॉल पर 9,000, फिर वहां से इस तरीके से निकाल सकते हैं। हमें क्या कहते हैं क्रिकेट पर कितनी राशि, तो क्रिकेट पर 160 डिग्री, 45 डिग्री मतलब 190, तो 160 डिग्री मान 320। ये आपने देखा। कैसे निकालेंगे, देखिए यहीं से ही देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको समझने में परेशानी ना हो। देखिए डायरेक्ट वही फिर मान दे दिया है कि फुटबॉल पर 9,000, फुटबॉल पर 9,000 मतलब 45 डिग्री मान 9,000। हमें क्या ज्ञात करना है क्रिकेट पर, क्रिकेट पर मतलब कितना 160। अब ये नहीं पूछ रहा है यहाँ पर कि मतलब फुटबॉल से कितना अधिक है, ये नहीं, बट ये बताना है कि हॉकी पर कितना खर्च हुआ है, हॉकी पर कितना, अरे क्रिकेट है, क्रिकेट ही है ना, हाँ क्रिकेट पर कितना खर्च हुआ है, तो क्रिकेट पर कितना खर्च हुआ है 160 डिग्री, तो हमें क्या मान ज्ञात करना है 160 ही ज्ञात करना है। ऐसा नहीं कि 160 में से 45 घटा दिया, पता चला कि 115 डिग्री है, 115 की डिग्री ज्ञात कर रहे हैं, नहीं 160 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए 1 डिग्री का मान 200, तो 160 का मान कितना होगा, बस 160 गुणे 2 कर दो, 60 गुणे 2 लिख के 2,000, तो 16 32,000 रुपए क्रिकेट पर। ठीक, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि फुटबॉल पर 9,000 रुपए, फिर वही फुटबॉल पर 9,000, कोई बात नहीं, तो सभी खेलों पर कुल मिलकर कितनी धनराशि व्यय हुई, बताओ। यदि फुटबॉल पर 9,000 तो सभी खेलों पर कुल मिलाकर कितनी धनराशि व्यय हुई, बताओ। मतलब कि इस स्कूल ने पूरे खेल पर कितना खर्च किया। ऐसे डिग्री में तो 360 डिग्री, डिग्री में तो कितना 360 डिग्री, हमें 45 डिग्री का मान पता है कितना 9,000, देखिए यहाँ पर 9,000 ही लिखा है, तो 360 का मान कितना 72, 36 दूना 72,000। कौन सा होगा, देखिए पहला दूसरा, ये 73 है, 72 800 72 500, चौथा हमारा उत्तर सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। प्रश्न है यदि x बराबर 5 + 2 √ 6 हो तो √x + 1/√x का मान क्या होगा। देखिए बीजगणित का एक बहुत ही शानदार सवाल है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में आप बैट और गेंद से खेलते हैं, तो उसी तरीके से अगर आप गणित में बीजगणित लगा रहे हैं तो आपको x और y से खेलना आना चाहिए, x y से खेलना आना चाहिए, आप संख्याओं से खेलना ना आना चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न को लगाइए, कैसे लगाएंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा x + 5 + 2 √ 6 को देखते ही कुछ लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। कैसे, √2 + √3 का होल स्क्वायर, कैसे बताया हमने, a + b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन रहा है। कैसे,
रूट 5 को क्या करेंगे, रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर करके प्लस 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3 में तोड़ेंगे तो यहाँ से रूट 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमें इस तरीके से इसको नहीं करना है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता है तो ये बहुत ही आसानी से लग जाएगा, बहुत ही लंबा चौड़ा नहीं होगा। कैसे? अच्छा, एक्स बराबर क्या लिख रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 5 प्लस 2 रूट 6, 5 प्लस 2 रूट 6। अगर यहाँ देखा होगा कि एक्स बराबर ए प्लस बी है, और अगर ए स्क्वायर डिफरेंस बी स्क्वायर का मान अगर एक आ रहा है, तो हम एक बटे एक्स क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 2 रूट 6, मतलब ए माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं। पढ़ा है क्या आपने? नहीं पढ़ा होगा तो समझिए कैसे। ठीक, देखिए यहाँ स्क्वायर कीजिए 5 का स्क्वायर और इसका करेंगे 2 दूनी 4 6 24, तो 5 मतलब 24 और 25 में अंतर कितना आ रहा है, एक का। तो इस तरीके से अगर x बराबर यहाँ पर इसका अंतर एक आ रहा है स्क्वायर करके, तो एक बटे x में हम यहाँ पर चिन्ह को बदल देंगे, वहाँ माइनस तो यहाँ प्लस कर देंगे। ठीक, ऐसा हम करते हैं गणित में। अच्छा, अगर हमने ऐसा कर दिया तो हमें फायदा क्या हुआ, हमें निकालना है रूट एक्स प्लस एक बटी रूट एक्स, हमें इस वैल्यू को निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, देखिएगा कि अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब यक्स प्लस बी स्क्वायर एक बटे यक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2। अगर हमने इसका स्क्वायर किया, लेकिन हमें इसका स्क्वायर नहीं ज्ञात करना, हमें ये ज्ञात करना है, मतलब रूट एक्स प्लस एक बटे रूट एक्स, हमें ये ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, हम इसका रूट ले लेंगे, एक्स प्लस एक बटे एक्स प्लस 2 का रूट ले लेंगे। अच्छा, एक्स की वैल्यू कितना, 5 प्लस 2 रूट 6 प्लस एक बटे 5 माइनस 2 रूट 6, यहाँ कितना लिखा है प्लस 2। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, देखिए बहुत ही आसानी से ये सवाल लग जाएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो रहता तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं था, बस यही लाइन आप लिखते तो आपका उत्तर आ जाता है। एक बटे हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें एक बटे एक्स का मान ही तो है क्या, 5 माइनस 2 रूट 6, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक बटे नहीं 5 माइनस 2 रूट 6। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ से माइनस 2 से ये कट जाएगा, 5 5 10 और 2 12, रूट में कितना आया 12, इसका वैल्यू कितना 2 रूट 3, 4 3 हमारा 4 को बाहर निकाल लीजिए, 2 में तो 2 रूट 3 इसका सही उत्तर होगा। बताइए सवाल कैसा लगा और लगाने का तरीका कैसा लगा, इस तरीके से आपको परीक्षा में लगाना है। ठीक, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला और इस सवाल को कैसे लगाना, इस तरीके से सवाल को ये आपको सीखने को मिला, अगर आया है समझ में तो ठीक है, बहुत बढ़िया, नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 1720 में जोड़ने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है, तो वो क्या है, हमको ये ज्ञात करना है, वो क्या है। ठीक, अच्छा इस सवाल को कैसे लगाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तेरा वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको जोड़ने पर एक घन संख्या प्राप्त होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं कहूँ आपको कि 1720 के आसपास का कोई एक घन बताइए, 1720 के आसपास का कोई एक घन बताइए। हमने आपसे बताया था कि आपको कम से कम 20 तक का क्यूब तो याद ही कर लेना है, क्योंकि परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको 1720 के आसपास का घन नहीं याद है तो कैसे लगाएंगे, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो लगाइए इस सवाल कैसे लगाएंगे। आपको याद आ रहा होगा कि 11 क्यूब कितना, 11 का क्यूब 1331, अगर आपसे कहे 12 का क्यूब तो कितना 1728, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1700 कितना होगा 28। इसका मतलब अगर हम 1720 में अगर हम 8 जोड़ दें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब है 8 जोड़ना। देखिए अगर आपको क्यूब याद रहेगा तो आसानी से आप लगा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 तथा 5 की पावर 24 में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, सबसे बड़ी संख्या। अच्छा, इस तरीके का सवाल अगर आपको दिया जाए तो क्या करेंगे आप, इसको कुछ ना करिए, छोटा कर लीजिए। कैसे, 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36, 5 की पावर 24। देखिए इसके पहले वाला जो हमने प्रैक्टिस सेट किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भिन्न छोटा बड़ा कैसे होगा, मतलब कौन सा भिन्न छोटा होगा, कौन सा भिन्न बड़ा होगा। एक प्रश्न हमने 3 नियम हमको सिखाया था। यहाँ भी कई सारे नियम बनते हैं, लेकिन आपके ऊपर है आप किसको कैसे लगा सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 60, 48, 36, 24 ये किसका मल्टीपल है 12 का, मतलब 12 से कट रहा है तो काट दीजिए। 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 12 तियां 36, 12 दूनी 24। बस अब देखिए आपके लिए आसान हो गया। 2 की पावर 5 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इसका मान कितना आ गया 32। 3 की पावर 4 कर दिए, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 तियां 81, इसका मान कितना आ गया 81। 4 की पावर 3 कितना आएगा, 4 जब 16 चौके 64, बस। 5 की पावर 2 कितना होगा 25। हमें क्या क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या। क्या, सबसे बड़ी संख्या। अच्छा तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 8 मतलब 81, मतलब 3 की पावर वाला। तो 3 की पावर कितना था 48, ये संख्या सबसे बड़ी। इसको लगाने का ये एक तरीका जो कि बहुत फेमस है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अच्छा घात ना करता तो क्या होता, तो कुछ ना कुछ उसमें दिया रहता है जिसको आप देख के लगा पाएंगे। जैसे
बेस दे देगा, बेस में कुछ कॉमन रहेगा, तो वहां से आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन परीक्षा में जो ज्यादा पूछा जाता है वो यही तरीका है, वो यही पैटर्न है कि बेस के पावर जो घात रहेगी वो किसी न किसी संख्या का मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई देखिए, 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 12 तिया 36, 12 दूनी 24। तो सबसे बड़ी संख्या कौन? 3 के पावर कितना? 13, मतलब 3 के पावर कितना है? 48। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल 0.008 है। दो संख्या गुणनफल है, हमने माना क्या संख्या ए है और बी है, क्या है? 0.008 है इनका गुणनफल। आगे क्या कहा? उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है। मतलब एक संख्या ए जो है दूसरी संख्या मतलब बी के 1/5 के बराबर है। हमने आपसे कई बार बताया है कि अगर इस तरीके से कोई प्रश्न दिया रहे तो प्रश्न जैसा कहे आपको वैसे ही करते चलना है। हमने वैसे ही करते चला। क्या कह रहा है? उनमें से छोटी संख्या क्या होगी बताओ। अच्छा बताओ, इनमें से छोटा कौन सा होगा? ए छोटा होगा कि बी छोटा होगा? ए छोटा होगा कि बी? वास्तव में ए छोटा होगा। क्यों? बी बड़ा है तभी तो बी में भाग जा रहा है। तो हमें ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे? यहां क्या करते हैं हम कि हम ए का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो 5a बराबर बी, 5a बराबर बी, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं 5a बराबर बी। अब बी की वैल्यू हम यहीं पर रखते, तो a गुणे 5a बराबर कितना? 0.08। डबल जीरो है क्या? डबल जीरो है, कोई बात नहीं, डबल जीरो कर लीजिए, 0.08। ठीक, ए स्क्वायर बराबर, इसको 5 से भाग कर दीजिए, तो 0.00005 ये आ गया। अब हम जब इसका मतलब ए बराबर कितना? 0.004। ये इसका सही उत्तर होगा, 0.004। छोटी संख्या कौन सी? 0.004। यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना था कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। बड़ी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या कौन सी होगी, देख रहे हैं। अच्छा मैं आपसे कहूं कि 5 अगर 15 के 1/3 के बराबर है तो छोटा कौन? बताओ, ये तो छोटा है ना। तो यहां से इस तरीके से आप रिलेट कर लिया कीजिए शब्दों के साथ, मतलब अंकों के साथ। ठीक है, वहां से हमें छोटी संख्या मिली। अब हम बड़ी संख्या के रिस्पेक्टिव में छोटे का मान ज्ञात करेंगे, फिर उसको हम इस समीकरण में पुट कर देंगे, यहां से हमारा आसानी से उत्तर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि √6 प्लस √6 प्लस √6 किसके बराबर होगा? यहाँ देखिएगा, ये तो बहुत ही कॉमन सवाल है। √6 प्लस √6। अच्छा प्लस में है तो कौन? 3 पर कितना? 3। ये कॉन्सेप्ट तो हर किसी को पता होगा जिसने वर्ग और वर्गमूल पढ़ा है। अगर आपसे मैं दे दूं, अगर मैं आपसे दे दूं कि 56 माइनस 56 माइनस 56 डॉट डॉट करके, और ये क्या है? हर रूट में जा रहा है, मतलब इस तरीके से, तो बताओ इसका उत्तर कितना होगा? तो आप कहेंगे सर इसका गुणा कितना? 7 गुणे 8। माइनस है तो छोटी संख्या मतलब 7 सही होगा। इसको कैसे लगाए? 3 गुणे 2। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 2। प्लस पूछ रहा है तो बड़ी संख्या, यहाँ पर 7 गुणे 8, छोटा माइनस है तो छोटी संख्या, इस तरीके से। अगर कह दे 72 प्लस 72 प्लस 72 प्लस 72 और ये रूट में हो और इनफाइनाइट तक हो, क्या हो? इनफाइनाइट तक। अच्छा अगर यहाँ पर ये दशमलव मतलब इनफाइनाइट तक ना होता, करके ना होता, केवल इतना ही होता, तो इसका उत्तर अलग आता। लेकिन अगर इनफाइनाइट तक है तो इसका उत्तर बहुत आसान है। किसका? इसका गुणा अगर इस तरीके से हो रहा है कि इनका अंतर 1 हो, 9 × 72, इनका अंतर कितना आ रहा है? देखिए इनका अंतर 1 होना चाहिए, ये हमने आपको नहीं बताया कि इसका अंतर 1 होना चाहिए, इसका अंतर 1 होना चाहिए। अगर इसका अंतर 1 है तो प्लस है तो बड़ी संख्या, माइनस है तो छोटी संख्या, प्लस है बड़ी संख्या मतलब 9, उसका सही उत्तर सही होगा। ठीक है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है वो क्या है? हमें ये बताना है। बताइए, इतना आसान सवाल पूछ सकता है परीक्षा में, लेकिन अगर आपको लगाने नहीं आएगा तो ये भी सवाल भी छूट जाएगा। देखते ही कई सारे लोग इसका उत्तर मारेंगे 1000। ये तो इसका मतलब वर्ग लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है में ये प्रश्न गलत हो जाएगा। तो लग रहा है ऐसा नहीं, आपको आना चाहिए, आपको पता है कि यही है, ऐसा नहीं कि लग रहा है, यही है, इस तरीके से प्रश्न को लगाना है। 1000 तो होगा ही नहीं। क्यों? 10 का स्क्वायर कितना? 100 का स्क्वायर कितना? 10,000, ना कि 1000। देखिए 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जीरो? 4 जीरो, तो यहाँ 1000 नहीं होगा। अच्छा इनमें से कौन है जो कि स्क्वायर है? बताओ कौन स्क्वायर है? 31 का स्क्वायर कितना? 31 का 961। 32 का स्क्वायर कितना? 1024। तो सबसे छोटी संख्या जो कि 4 अंकों की है और जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कौन सा है? 1024। ठीक, इस तरीके से ये उत्तर सही होगा। अगर आपको स्क्वायर पता है तो आसानी से लग जाएगा, नहीं पता है तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। कैसे? सबका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ऐसे देखिए, दो तरीके से आप यहाँ से निकाल सकते हैं।
एक तो ये तरीके से आप निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका इसका गुणनखंड करके, 10 और 16 का गुणनखंड करके। तो आप जिस तरीके से भी लगाना चाहिए, या तो सबका स्क्वायर निकाल दीजिए, और या तो मैं तो कहता हूँ कि 50 तक का स्क्वायर, 100 तक का स्क्वायर आप याद कर लीजिए, 100 तक नहीं कर पा रहे तो 60 तक तो कर ही कर लीजिए, 60 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए, आपको उस तरीके से सवाल लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि यक्स बराबर √3/2 हो तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। अच्छा, सेम सवाल, एकदम डिक्टो यही सवाल मैंने कराया था इसके पहले लेक्चर में। तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये सवाल हमने करा दिया है, तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि p बराबर 101 हो तो। अच्छा देखिएगा, एक बहुत बेहतरीन सवाल आया है। मैंने आपसे कहा है कि अगर आप बीजगणित लगा रहे हैं, बीजगणित, तो आपको अंकों के साथ खेलना आना चाहिए, x और y के साथ खेलना आना चाहिए। तो उसी तरीके से है कि p बराबर कितना लिखा है, 101। अब अंक के साथ कैसे खेलते हैं यहाँ देखिएगा। अगर हो तो हमें क्या याद करना है, घन मतलब घनमूल निकालना है किसका, p कोष्टक में p² - 3p + 3 - 1, इसका हमें मान ज्ञात करना। तो ये देखते हुए आपको कुछ याद आ रहा होगा, आप क्या सोचेंगे कि चलिए यहाँ से स्क्वायर निकालते हैं, यहाँ क्या है, घनमूल है, और यहाँ से p और p करके क्यूब भी हो रहा है, एक का हम क्यूब कर सकते हैं, तो ये हो सकता है कि ये क्यूब वाला फार्मूला ही क्यों ना हो। तो देखिए तोड़ते हैं इसको थोड़ा सा, मतलब तो p के अंदर गुणा कर देते हैं, क्या हो जाएगा, p³ - 3p² + 3p - 1। देखिए ये क्या निकल गया, ये हो गया। अच्छा एक का क्यूब करते हैं तो a³ - b³ - 3ab कोष्टक में a - b, इस तरीके से यह सूत्र बन गया। ठीक, ये किसका सूत्र है, p - 1 का होल क्यूब का। इसका हम घनमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, p - 1। तो उत्तर कौन सही होगा, 101 में से 1 घटाएंगे कितना सही होगा, 100। बताइए समझ में आया कि नहीं। इस तरीके से आपको सवालों को लगाना है, आसान सवाल था, बस आपको लगाने का तरीका आपको सिखाना था, तो इस तरीके से सवाल को लगा सकते थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, यदि a बराबर √7 + 2√2 तथा b बराबर 7 - 2√2 हो तो a³ + b³ का मान किसके बराबर होगा। अच्छा इस सवाल को लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, a का मान और b का मान हमें दिया है अंडर रूट में 7 + 2√12, अंडर रूट में 7 - 2√12। अच्छा इसी तरीके से कुछ हमें ज्ञात करना था जो इसके पहले लगा था, लेकिन यहाँ अंतर है, क्या है, a³ + b³। अच्छा प्लस b³ है क्या, प्लस b³, हमें ये ज्ञात करना है। अच्छा इसको कैसे लगाएंगे बताओ, इसको कैसे लगाएंगे, a³ + b³ का फार्मूला क्या बन सकता है। अगर हम चाहें तो यहाँ से इस स्क्वायर, इस जो अंडर रूट लगा है, इसको हटा भी सकते हैं। चलिए हटा देते हैं, कैसे निकलेगा ये, यहाँ देखिए 12 मतलब कितना, 4 × 12 और 4 3 का योग क्या 7। तो इसका मतलब ये क्या है, √4 + √3 का क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, यह कितना बचेगा, 2 + √3। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 2 - √3। आया समझ में, ये आपको केवल डराने के लिए लिखा था, वास्तव में यह है क्या, 2 + √3 और 2 - √3 ये लिखा है, हमें इसका क्यूब करना। अच्छा a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब - 3ab कोष्टक में a + b। बताइए क्या मेरा फार्मूला सही है, अगर फार्मूला सही है तो उत्तर आ जाएगा बहुत ही आसानी तरीके। अच्छा एक हम यह काम कर सकते हैं कि a + b का मान याद कर लेते हैं। अगर a + b करेंगे, देखिएगा अगर यहाँ से a + b करेंगे तो क्या होगा, 2 + √3 + 2 - √3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये घट जाएगा, 2 और 2 4, मतलब a + b की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 4, a + b 4, 4 का क्यूब माइनस 3। अब a × b करना है, देखिए 2 + √3 और 2 - √3 गुणा कीजिए। चलिए तो थोड़ा सा लिख देते हैं, 2 + √3 और 2 - √3। इसमें हमें किसका गुणा करना है, a + b का, a + b की जगह पर क्या लिखेंगे, 4। बस देखिए 4 का क्यूब कितना होगा था, 4 × 16 = 64 माइनस ये है क्या, a + b a - b, a + b a - b मतलब a² - b²। तो a स्क्वायर कितना, 2 दूनी 4 का स्क्वायर, मतलब 2 दूनी 4 और 3 का √3 का स्क्वायर 3। तो 4 में से 3 गया 1, मतलब 4 × 3 = 12, 64 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा बताओ, 2 और 5 मतलब 52। तो इस तरीके से a³ + b³ का मान कितना, 52। अच्छा इसको इतना लंबा चौड़ा लिखने का आवश्यकता नहीं है आपको, आप जब प्रश्न देखेंगे, प्रैक्टिस थोड़ा और कर लेंगे, तो यहाँ से a का मान थोड़ा सा आसानी से दिखने लगेगा आपको। प्रश्न अच्छे लेवल का है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी से दिखने लगेगा कि a बराबर क्या लिखा है, 2 + √3। कैसे दिखेगा, प्रैक्टिस करने के बाद, प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये 2-3 लाइन में आराम से लग जाएगा, विश्वास कीजिए। आगे बढ़ते हैं, उत्तर कौन सा हो गया, हमारा चौथा उत्तर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है,
0.6 गुणे 0.6 गुणे 0.6 प्लस 0.4 गुणे 0.4 गुणे 0.4 प्लस 3 गुणे 0.6 गुणे 0.6 का मान मतलब 4 का धनात्मक वर्गमूल है। किसका धनात्मक वर्गमूल है ये पूछ रहा है। अच्छा अच्छा, इसका धनात्मक, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। यहाँ आप देखेंगे तो ये क्या है, 0.6 गुणे 0.6 गुणे 0.6, ये किसको क्या कह सकते हैं, 0.6 का क्यूब, 0.6 का क्यूब। इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, अच्छा छोटा लिखूंगा, बड़ा कर देते, 0.6 का क्यूब, इसको लिख सकते थे ना, चलिए इसको लिख दिया प्लस, यहाँ लिखे 0.4 गुणे 0.4 गुणे 0.4, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.4 का क्यूब, बस प्लस 3 गुणे 0.6 गुणे 0.4 गुणे 1 गुणे 1। एक कैसे किया, 0.6 प्लस 0.4, ठीक है, हम एक की जगह क्या लिख सकते हैं, 0.6 गुणे 0.4, 0.6 गुणे 0.4, बस। अब ये क्या बन गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, ये क्या प्लस है, ये क्या है प्लस, ये प्लस है भैया, थोड़ा नहीं है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, ये किसका फार्मूला है, a प्लस b का होल, a प्लस b का होल क्यूब। अच्छा a प्लस b का मान कितना, 0.6 प्लस 0.4 कितना आ गया, 1, a का क्यूब 1, अच्छा 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 ही होगा। इस तरीके से हमारा उत्तर कौन सा दूसरा होगा, बताइए। डराने वाला प्रश्न था लेकिन बहुत ही आसान है। यहाँ आपको एक चीज दिखना चाहिए, 3ab कोष्टक में a प्लस बी का मान कितना, 0.6 और 0.4 जोड़ करके 1 होगा, ठीक। इस तरीके से सवाल बहुत ही आसान लग जाएगा। चलिए अगला सवाल लगाते हैं, x बराबर √2 प्लस 1 के पावर माइनस का 1/3 हो तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, हमें ये सवाल लगाना है। देखिए बहुत ही आसान है, x बराबर क्या लिखा है, √2 प्लस 1 के पावर माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 लिखा है, माइनस का 1/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम इस तरफ पक्षांतर करें, अगर इस तरफ पक्षांतर करें तो क्या होगा, x के पावर माइनस का 3 बराबर √2 प्लस 1। अच्छा x के पावर माइनस 3 क्या लिख सकते हैं, 1/x, 1/x लिख सकते हैं बराबर कितना, 1/x का क्यूब, एक सेकंड थोड़ा आसानी से लिख दें, साफ से लिख दें, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x का क्यूब, ये किसके बराबर होगा, √2 प्लस 1, ठीक। चलिए अगर हम 1/x का क्यूब इस तरीके से लिख सकते हैं तो बताइए x क्यूब क्या लिख सकेंगे, x क्यूब, यहां देख रहे होंगे कि इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर का अंतर, जैसे √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करेंगे तो अंतर निकालेंगे, एक ही आएगा, तो x स्क्वायर क्यूब क्या लिख सकते हैं, √2 माइनस 1, √2 माइनस 1। अब हमें को क्या करना है, इसी को उसमें रख देना है, आसानी से लग जाएगा। यहां देखिएगा 1/x का मान कितना है, √2 माइनस 1, और वहां क्या है माइनस 1/√2, √2 कितना है प्लस 1, बस a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 1 क्या आ जाएगा, देखिए √2 माइनस 1, √2 प्लस 1, √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 गया 1, 1 माइनस 1 बटे कुछ भी हो, 1 में से 1 0, उत्तर कितना आएगा 0, ठीक। इस तरीके से इसका उत्तर क्या आएगा 0, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न क्या है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी की तुलना में ए 50% अधिक कुशल है, बस ये लाइन समझिए, ये लाइन कि बी की तुलना में ए 50% अधिक कार्यकुशल कारीगर है। 50% अधिक कार्यकुशल का मतलब क्या, 50% का फ्रैक्शन 1/2, 1/2 क्या कह रहा है कि बी की तुलना में मतलब बी से, तो बी का मान कितना 2, ए का मान बताओ अधिक है, मतलब 2 और 1 3, इसका मतलब अगर बी 2 काम करता है तो ए 3 काम करेगा। फिर से प्रश्न पढ़िए कि बी की तुलना में जो ए है 50% अधिक कार्यकुशल है, अधिक कार्यकुशल कारीगर है, इसका मतलब बी का मान 2 तो ए का मान 3, कैसे निकाला 50% का 2 है, जिस तुलना होती है मान नीचे रहता है, उसका मान नीचे, जैसे लाभ में क्रय मूल्य से तुलना होती है, तो जब फ्रैक्शन निकालते हैं तो नीचे क्या रहता है, क्रय मूल्य रहता है। छूट परसेंट में हमें किससे तुलना होती है, अंकित मूल्य से तुलना होती है, तो वहां पर जो नीचे रहता है वो क्या होता है, अंकित मूल्य। चलिए ये चीजें अलग थी, लेकिन अब यहां से हमें यह पता चल गया कि बी अगर 2 काम करता है तो ए 3 काम करता है, हमें एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया, अकेले ए को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय मिलेगा। अच्छा बी 2 कार्य कर रहा है, ए 3 कार्य कर रहा है, तो टोटल वर्क बताओ, पीडब्ल्यू टोटल वर्क कितना होगा, बी 2 ए 3, तो दोनों मिलकर के 5 काम, कितना दिन लगा रहे हैं 15 दिन, तो 5 × 15 टोटल वर्क हो गया 5 × 15। अब क्या कह रहा है कि ए अकेले उस कार्य को पूरा करे,
ये कितना कर रहा है, 3/3 कर दो, तो 3×5 = 15, 25 दिन लगेगा टोटल, 25 दिन। ठीक, इसको मिटा दीजिए क्योंकि हमने आगे लिख दिया है। तो उत्तर कौन सा होगा, 25 दिन। देखिए आसान है, टाइम एंड वर्क। आप किसी भी परीक्षा मतलब किसी भी चैप्टर को लगा रहे हैं, जिस चैप्टर को हमने पढ़ा दिया है, अगर वहां से आप बेसिक पढ़ लेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा ये सारे चैप्टर, ये सारे प्रश्न। अगर यकीन नहीं होता तो आप टाइम एंड वर्क का प्लेलिस्ट देखिए, 2 ही वीडियो, मात्र 2 वीडियो में टाइम एंड वर्क कंप्लीट। और एक बार देखेंगे उसको तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ा है। मतलब हर चैप्टर जो हमने पढ़ा है, टाइम एंड वर्क हुआ, टाइम स्पीड डिस्टेंस हुआ, बोट एंड स्ट्रीम हुआ, रेलगाड़ी हुआ, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हुआ, तो आप समझ लीजिए कि लगभग अंक गणित के सारे चैप्टर, लगभग सारे चैप्टर हमने पढ़ा दिए हैं। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। चलिए, इस तरीके से आज का लेक्चर समाप्त होता है। मैंने प्रयास किया है, आपको सारा प्रश्न समझ में आया। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको 20 में से कितना प्रश्न समझ में आया, और कौन सा प्रश्न नहीं समझ में आया कोष्टक में उसको भी लिखिएगा कि हमको ये प्रश्न समझ में। जैसे आपको 20 में से 18 प्रश्न समझ में आया, तो 18 कोष्टक में जो प्रश्न है, जैसे मैं आपको दूसरा प्रश्न है तो 2 कामा, तीसरा नहीं आया तो 2 कामा 3, 18 कोष्टक में 2 कामा 3। इस तरीके से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद साथियों।